अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मुकालमा बच्चों से में आप सभी का दिली खैर मकदम है। बच्चों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं एक नए मज़मून के साथ। मज़मून का उन्वान है कौमी यकजहती। तो बच्चों, मैंने पिछली वीडियो में बताया कि मज़मून किस तरह से लिखें। अब शेर देखिए। गुलहाए रंग रंग से है रौनक के चमन, आए ज़ौक़ इस चमन को है ज़ेब इख्तिलाफ से। दुनिया के ममालिक में सिर्फ हिंदुस्तान को इस बात का फ़ख्र हासिल है कि इस मुल्क में मुख्तलिफ़ कौमें आबाद हैं। हर कौम और हर मज़हब के मानने वालों का अलग अलग लिबास है, जुदा जुदा ज़ुबान है, मुख्तलिफ़ रस्म व रिवाज हैं, सबका त्यौहार अलग अलग है। मस्जिद, मंदिर, गिरजाघर, गुरुद्वारा, आतिशकदा। बच्चों देखो, आतिशकदा ये पारसियों का होता है और दूसरे इबादत खाने हैं जिनमें इनके अलग अलग ढंग और अपने अपने मजहबी तरीके से इबादत परस्तिश करते हैं। ये बातें नहीं हैं, सदियों से ऐसा होता चला आया है और इस वक्त तक होता रहेगा जब तक कानून कुदरत का निज़ाम आलम को दरहम न बरहम कर दे। चलिए आते हैं हम दूसरे इक़्तिबास की तरफ। ये पहला इक़्तिबास बच्चों, ये जो था तमहीद था, तो आप इसमें कमी व बेशी तमहीद में भी कर सकते हैं या अपने तौर से उसमें कुछ इजाफा भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं दूसरा पैराग्राफ, जिसे मज़मून की ज़बान में नफ्स मज़मून कहा जाता है। तो हम देखते हैं नफ्स मज़मून। इन सारे इख्तलाफात के बावजूद ये सारी कौमें और उनके अफराद एक मुश्तरका हिंदुस्तानी ख़ानदान की हैसियत से इस गुलदस्ते के मानिंद रहते चले आए हैं, जो मुख्तलिफ़ फूलों की शाखों में जमा होकर कर दिए जाते हैं। ये अजीम मुल्क एक सरसब्ज़ व शादाब बाग है, जिसकी कौमें मुख्तलिफ़ रंग, खुशबू और ख़ूबसूरती रखने वाले फूल हैं। इसकी नशोनुमा हिंदुस्तान की कुदरती माहौल में होती रहती है। यहाँ के दरियाओं से ये चमन सैरियाब होता रहता है। यहाँ की ज़रख़ेज़ मिट्टी से पैदा होने वाला ग़िज़ा के रग व रेशे में होती रहती है। अलग अलग नोयदे रखने के बावजूद सारी कौमें मिलजुल कर इस चमन की आबियारी और शादाबी के कामों में सरगर्म रहा करती हैं। बदकिस्मती से इस बाग पर बरसों तक गैरों का कब्ज़ा व इख्तियार रहा। हमारे आपसी इख्तिलाफात से फ़ायदा उठाकर अंग्रेज़ों ने इस मुल्क को ग़ुलाम बनाए रखा। वो जब तक इस मुल्क पर काबिज़ रहे और यहाँ के हाकिम रहे, लड़ा और हुकूमत करो की पॉलिसी पर अमल करके मुल्क की दो बड़ी कौमों हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़ाते रहे। आपस की ये हम आगे देखते हैं। लड़ाई से हमारा जितना नुकसान हुआ वह एक मौजू है। अलबत्ता नादानी से अपनी तवानाई, अपना सब कुछ खोकर सिर्फ लड़ते रहे। 1947 को हमारा मुल्क आज़ाद हुआ। बज़ाहिर अंग्रेज़ हमारे मुल्क से चले गए, लेकिन लड़ाओ और हुकूमत करो वाली जहनीत रखने वाले अफराद को सौंपते चले गए, जो दूर ग़ुलामी में उनके ख़ुद मुख्तार और अहले वतन से गद्दारी करके अपना उल्लू सीधा करते थे। ये लोग शक्ल व सूरत और कौल से हिंदुस्तानी हैं, लेकिन अपने अमल और कौल से हिंदुस्तान के दुश्मन हैं और अंग्रेज़ों से भी चंद हाथ आगे हैं। उनकी पॉलिसियों और तंग नज़री ने इस शादाब और आबाद बाग को तबाह व बर्बाद करके रख दिया। आज़ादी के बाद अब हिंदुस्तान में जितने भी फ़िरका वाराना फसादात हुए, तबाही व बर्बादी के जितने भी खूनी ड्रामे इस सरज़मीन पर खेले गए, उनके किरदार यही फ़िरका परस्त अनासिर हैं, जिन्होंने इस मुल्क की खुशहाली और तरक्की में बार बार रुकावट डाल कर इस दुनिया के सारे मुल्कों में बदनाम और रुस्वा किया। हज़ारों मासूमों और बेगुनाहों का खून पसीने के बाद अब वो
तरिंदा सिफत भेड़ियों की खूबी प्यास नहीं बुझ सकती, खूनी प्यास बुझ नहीं सकती। इन फ़िरका परस्त और मुतासिब जहन के अफराद का नज़रिया यह है कि इस मुल्क में इनके अलावा दूसरे कौमों के अफराद को भी रहने का हक़ नहीं है। वो अक़लियतों को इस मुल्क से निकाल कर बाहर करने के लिए हर किस्म के गैर इंसानी हरकतों से काम लेते रहते हैं। हिंदुस्तान सिर्फ़ एक कौम या मज़हब या अफराद का मुल्क का नाम नहीं है। जो लोग ऐसी ज़हनियत रखते हैं वो हिंदुस्तान और उसके आज़ादी के लिए सबसे बड़े ख़तरनाक दुश्मन हैं। दरअसल हिंदुस्तान को बैरूनी दुश्मनों से इतना ख़तरा नहीं जितना कि अपने अंदरूनी दुश्मनों से है, जो उसकी कौमी तरक्की यकजहती को तबाह बर्बाद करने और उसकी नतीजे में आज़ादी को ख़त्म करने पर तुले हुए हैं। इसी पुराशे वक्त में हिंदुस्तान की सारी कौमों के बाअसर समझदार और पढ़े लिखे लोगों का फ़र्ज़ है कि वो एक तरफ इन फ़िरका परस्त ताकतों का मुकाबला करें और दूसरी तरफ उन बुराइयों को दूर करने और उन लोगों के दिलों से नफ़रत व अदावत का जज्बा ख़त्म करने की कोशिश करें जो इस शैतानी क़ुव्वतों से जहनों पर सरायत कर चुका है। कौमी यकजहती का बड़ा मकसद कमेटियाँ बनाना और चंद इजलास बुलाने से हासिल नहीं होता। इसके लिए जहनों की सफाई और ख़यालात के बदलने की ज़रूरत है। फ़िरका परस्तों की सरकूबी उनकी कोशिशों को नाकाम बनाने की ज़बानी या तकरीरी नहीं बल्कि अमली ज़रूरत है। हुकूमत के चंद कानून और कायदे बना देने से कौमी यकजहती हासिल नहीं होती। हुकूमत को सख्त बनने और अवाम के हुकूमत से भरपूर ताउन की ज़रूरत है। इन अफराद को इबरतनाक सज़ाएँ देने की ज़रूरत है जो कौमी यकजहती की तहरीक को नुकसान पहुँचाने के दर पर हैं। इन रास्तों पर अमल करने की ज़रूरत है जिनसे मुल्क और कौम के दुश्मनों की हिम्मत अफजाई न हो सके। आज के दौर में ये मर्ज़ हिंदुस्तान के अंदर से खोखला करता चला आ रहा है। फ़िरका परस्तों के हाथों में हमारी आज़ादी को बहुत बड़ा ख़तरा लाहक है। हम सब का फ़र्ज़ है कि इस नेक मकसद की तकमीली में कौम या मज़हब के सारे इख्तिलाफ़ को भूल जाएं। तो आखिर में शेर देखिए, न समझेगो तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान तक न भी होगी दास्तान।